जय श्री महाकाल। ये जो आपका पैथोलॉजी फर्स्ट की एग्ज़ाम है 4 तारीख को, इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके मैं आज आया हूँ। तो पैथोलॉजी फर्स्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं, अलग अलग सेक्शन। जैसे आपको पता है कि पैथोलॉजी फर्स्ट में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं: हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी। लेकिन पैरासाइटोलॉजी से ऐसा कोई सा क्वेश्चन आता नहीं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं जो हेमाटोलॉजी सेक्शन में आपको देखना है वो है एनीमिया। एनीमिया में क्या क्या आपको बताना है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। आपको एनीमिया देखना है, एंटीकोगुलेंट्स देखने हैं कि ब्लड जो क्लॉट होने के लिए अपन जो ऑयल्स यूज़ करते हैं जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होता, वो एंटीकोगुलेंट्स आपको उसमें समझाना है। जो 5 तरह के होते हैं वो 5 तरह के आपको एंटीकोगुलेंट्स समझाने हैं। उसके बाद बोन मैरो एग्जामिनेशन पूछा गया है। उसके बाद लिशमन स्टेन पूछी गई है। स्टेन में से आपको कोई स्टेन ज़्यादा याद नहीं करनी है। आपको अगर एक्स्ट्रा में याद करनी है तो आप फील्ड स्टेन याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछी गई है वो है लिशमन स्टेन। लिशमन स्टेन के बाद में हीमोपोइसिस मतलब ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड कहाँ बनता है, भ्रूण अवस्था में किन किन जगह पे बनता है और बनने के बाद में कौन कौन सी स्टेज में डेवलप होता है हीमोपोइसिस, और हीमोपोइसिस के बाद में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, मतलब दोनों नाम से पूछा गया है। या तो आपको फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के नाम से आ जाएगा या हीमोपोइसिस के नाम से आ जाएगा, दोनों एक ही है। बट आपको कंफ्यूज करने वाली चीज़ ये है कि ब्लड कंपोनेंट्स पूछा गया है 2-3 बार, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए क्योंकि ब्लड कंपोनेंट 2 टाइप्स के हैं। ब्लड बैंक में भी ब्लड कंपोनेंट्स हैं और आपके हेमेटोलॉजी में भी ब्लड कंपोनेंट्स है। अगर कंपोनेंट्स के साथ फंक्शन पूछा है तो आपको ब्लड के कंपोनेंट्स बताने हैं कि 45% ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और प्लाज्मा प्रोटीन होता है 55%। जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, मैं भी आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में चार्ट इसके भेज दूंगा। जो जो चार्ट मेरे पास अवेलेबल होंगे वो शॉर्ट्स में मैं डाल दूंगा इसी रिलेटेड एग्ज़ाम से लेके, ठीक है। तो फंक्शन आ जाए तो ब्लड कंपोनेंट्स आपको लिखना है। और यहाँ ब्लड बैंक के कंपोनेंट्स पूछे हैं, ओनली फंक्शन कुछ भी ना पूछा है। ओनली आपसे पूछा है कि ब्लड कंपोनेंट्स और देयर यूजेस या एप्लीकेशन करके आया है। तो आपको आरसीसी, एफएफपी, पीसी और क्रायो प्रेसिपिटेट बनाना है। आरसीसी का मतलब होता है रेड सेल कंसंट्रेशन, ठीक है। अभी मैं बाद में आता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ फंक्शन बता देंगे और बीटी सीटी सबसे ज़्यादा पूछा गया। जिन पे स्टार लगे हैं वो आपको किसी भी हालत में याद करने हैं, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। ब्लड बैंक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले जो क्रॉस मैच है वो आपको पता होना चाहिए। क्रॉस मैच का दूसरा नाम कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट भी है, दोनों नाम से आ सकता है। कुम्स टेस्ट जो होता है एंटीग्लोबुलिन टेस्ट के नाम से भी आ सकता है। ब्लड कंपोनेंट्स मैंने बता दिया है। ब्लड कंपोनेंट्स आया और दे यूजेज या एप्लीकेशन आया तो आपको आरसीसी, एफएफपी और पीसी और क्रायोप्रेसिपिटेट यहाँ बताने वाला था। आरसीसी मतलब रेड सेल कंसंट्रेशन, एफएफपी मतलब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, पीसी मतलब प्लेटलेट कंसंट्रेशन, और क्रायोप्रेसिपिटेट जिसमें क्लोटिंग फैक्टर 8 और 10 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन कंपोनेंट्स को कैसे बनाना है और क्या क्या किस काम आते हैं, किस कंडीशन में इनको चढ़ाया जाता है, ये आपको इसमें बताना होगा। दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। मतलब अगर ब्लड को आपने ट्रांसफ्यूज किया है, किसी को ब्लड बैग चढ़ाया है और चढ़ाने के बाद अगर उसको कोई सी रिएक्शन हो गई तो कौन कौन सी रिएक्शन होती है। बेसिकली आपको इसमें 2 चीज़ बतानी है, डिले रिएक्शन और अर्ली रिएक्शन। मतलब चढ़ाते से अगर कोई रिएक्शन हो जाती है तो अर्ली रिएक्शन में आएगा, और लेट रिएक्शन मतलब चढ़ा देने के बाद में अगर कोई रिएक्शन आई तो वो कौन कौन सी रिएक्शन। 4-5 रिएक्शन है। आप यूट्यूब पे कोई सा भी वीडियो देखोगे तो आपको वहाँ से ईजिली मिल जाएगा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा गया है स्क्रीनिंग ब्लड डोनर। मतलब ब्लड जो डोनर, जो ब्लड देने वाला जो डोनर होता है उसको किन किन क्राइटेरिया से सिलेक्ट किया जाता है। मतलब 55 kg वेट होना चाहिए, क्या एज होना चाहिए, उसने कोई सा ड्रग्स तो नहीं लिया, उसने कोई अल्कोहल तो नहीं लिया। मतलब कौन कौन से कंडीशन में अपन उनको ले सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसमें देखनी चाहिए, तो वो कौन सा क्राइटेरिया होता है। तो स्क्रीनिंग का मतलब ब्लड डोनर को देख के उसको सिलेक्ट करना कि हाँ ये खून दे सकता है, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो और जो क्लिनिकल पैथोलॉजी में से सबसे ज़्यादा पूछा गया है यूरिन एग्जामिनेशन और सीएसएफ एग्जामिनेशन। सीएसएफ एग्जामिनेशन में भी आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपी,
ये 3 टाइप के एग्जामिनेशन आते हैं। तो यूरिन में तो आपको तीनों करने हैं, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपी। अगर केमिकल पूछा गया है तो बिल्कुल बेझिझक सिर्फ केमिकल शॉर्ट में आप बता सकते हैं। अगर 15 नंबर में पूछा गया है तो आपको तीनों बताने पड़ेंगे, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोप। CSF का सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो केमिकल, तो आप एक फिजिकल और केमिकल इसकी याद कर लिए। सीमन में से सीमन एग्जामिनेशन 1 या 2 बार पूछा गया है, इसमें आप माइक्रोस्कोपी बता सकते हैं कि सीमन की माइक्रोस्कोपी कह सकते हैं। स्टूल वाले पोर्शन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, वो है ओकल्ट ब्लड का टेस्ट। तो आप ओकल्ट ब्लड का टेस्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो आपको 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए मैं अभी भी पेपर डालने वाला हूँ। आप सारे 5 साल के पेपर के 2-2 नंबर के शॉर्ट आउट कर लीजिएगा, आप बेझिझक पास हैं उसमें, ठीक है। फिर भी मैंने थोड़े से निकाल लिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। HB की वेरियस वैल्यूज़ पूछी जाती है, मतलब बर्थ के समय, बर्थ होने के 1 साल बाद, 10 साल बाद। फिर जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट में भी मेल और फीमेल, इन सभी की वैल्यूज़ आपको बतानी पड़ेगी। ESR, PCV, MCV, MCH, MCSC, RBC, WBC, प्लेटलेट काउंट, ये काउंट की वैल्यूज़ है ना। BT, CT, PT, इन सभी के काउंट की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि WBC के इंक्रीज होने पे और डिक्रीज होने पे कौन कौन सी कंडीशन में होती है और कौन कौन सी बीमारियां उसमें होती है। यही ESR में भी पूछा गया है, इसका भी मैं चार्ट अभी डाल दूंगा थोड़ी देर बाद, आप उसको भी याद कर लीजिए कि ल्यूकोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोसाइटोसिस, ये कौन सी कंडीशन में होती है और कौन कौन सी बीमारियां होती है, वो आप इजीली याद कर लीजिएगा। दूसरा मैंने बताया कंपोजिशन ऑफ लिशमन स्टेन। लिशमन स्टेन आपको याद करना ही है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन से लेके 10 नंबर के क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है लिक्विफिकेशन ऑफ सीमन। सीमन का जो लिक्विफिकेशन टाइम होता है वो क्या होता है और उसकी प्रोसेस क्या है, ये आपको इसमें समझाना है। सिकल टेस्ट भी आप अच्छे से समझा सकते हैं। सिकल सेल और एली सेल को 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको बड़े में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब जो एनीमिया का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो एनीमिया को आपको कैसे लिखना है, 10 नंबर में भी आया है और 15 नंबर में भी आया है। तो आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन समझानी है, डेफिनेशन समझाने के बाद उसका क्लासिफिकेशन आपको समझाना है। क्लासिफिकेशन में आप 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन समझा सकते हो। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है आरबीसी के साइज और कलर पे डिपेंड होती है कि आरबीसी की साइज शेप जो होती है उसी के आधार पर मॉर्फोलॉजिकल को 4 भागों में बांटा गया है। आरबीसी की साइज बढ़ती है तो साइज इंडिकेट होता है साइटिक से, साइटिक मतलब सेल। नॉर्मोसाइटिक मतलब आरबीसी का साइज नॉर्मल है। कलर का मतलब होता है एचबी मतलब हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन इसमें देखा जाता है, तो उसको इंडिकेट करते हैं अपन क्रोमिक से। क्रोमिक का मतलब होता है कलर। साइटिक मतलब सेल, सेल से साइज, और कलर मतलब एचबी का कलर। तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक का मतलब होता है नॉर्मल आरबीसी की साइज जिसमें नॉर्मल हो, और एचबी का नॉर्मो मतलब नॉर्मल जिसमें एचबी का कंसंट्रेशन मतलब कलर मतलब कंसंट्रेशन भी नॉर्मल हो, फिर भी आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो, फिर भी आरबीसी का काउंट जो है वो डिक्रीज होता है। ऐसे एनीमिया को नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं। मैक्रोसाइटिक, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, मैक्रो का मतलब क्या होता है बड़ा, साइटिक मतलब सेल। तो आरबीसी का साइज बड़ा है, और नॉर्मो मतलब नॉर्मल, क्रोमिक मतलब एचबी का कंसंट्रेशन। तो ऐसा एनीमिया जिसमें आरबीसी का साइज बड़ा है और एचबी का कंसंट्रेशन नॉर्मल हो, फिर भी आरबीसी का लेवल डिक्रीज हो, ऐसे एनीमिया को मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कहा गया है। नीचे बिल्कुल स्पष्ट है, मैक्रो मतलब बड़ा, आरबीसी का साइज जिसमें लार्ज हो, और हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, तो हाइपोक्रोमिक मतलब एचबी का कंसंट्रेशन अब कम है, ठीक है। तो मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक का मतलब ऐसा एनीमिया जिसमें आरबीसी का साइज बड़ा बट एचबी का कंसंट्रेशन कम होता हो, ऐसा एनीमिया मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहलाता है। अब यहाँ नीचे माइक्रो लिखा है, ऊपर मैक्रो, मैक्रो का मतलब बड़ा तो माइक्रो का मतलब छोटा। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया ऐसा एनीमिया होता है जिसमें आरबीसी का साइज छोटा और एचबी का कंसंट्रेशन कम हो, ठीक है। ये तो मॉर्फोलॉजिकल हो गया। अब अपन बात करें इटियोलॉजिकल। इटियोलॉजिकल मतलब डिजीज़ के बेस पे, अगर शरीर में कोई चीज़ कम हो रही हो और कोई डिजीज़ हो रही है तो उसके बेस पे एनीमिया को 4 भागों में बांटा गया है। हेमरेजिक एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया मतलब ब्लड लॉस हो जाता है, बहुत सारा ब्लड बाहर चला जाता है, या तो कटने के कारण हो सकता है, एक्सीडेंट के कारण हो सकता है, इंटरनल डैमेज के कारण हो सकता है, तो ऐसे एनीमिया को हेमरेजिक एनीमिया कहते हैं।
हीमोलाइटिक एनीमिया जिसमें आरबीसी टूट जाती है, लाइटिक का मतलब होता है टूटना, हीम का मतलब होता है अभी यहाँ पे आरबीसी या ब्लड, तो आरबीसी का टूटना हीमोलाइटिक एनीमिया कहलाता है, इसमें आरबीसी टूट जाती है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, न्यूट्रिशन बहुत सारे जो विटामिन प्रोटीन ये होते हैं इनकी कमी से, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, न्यूट्रिशन की कमी से होने वाले एनीमिया को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। ये 3-4 प्रकार के होते हैं। IDA, ID से मतलब है, आई से मतलब है आयरन, तो डेफिशिएंसी, और ए से एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। इसी प्रकार पी से मतलब है प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से होने वाला एनीमिया प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाता है। विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, और फोलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो ये हो गए 3 टाइप के, हेमरेजिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया में 3-4 प्रकार के होते हैं, और लास्ट होता है ए प्लास्टिक एनीमिया। ये बोन मेरो डिसऑर्डर से होता है। ये बोन मेरो जो होती है, हड्डियों के बीच में जो अस्थि मज्जा पाया जाता है उसको कहते हैं बोन मेरो। ये बोन मेरो में कोई सा भी अगर डिसऑर्डर होता है तो ए प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको एनीमिया अच्छे से डिटेल में बताना है, ठीक है। और ब्लड कंपोनेंट में आप बता चुका हूँ, ब्लड कंपोनेंट 2 टाइप्स का है। अगर 10 नंबर में आए तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिखना है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है बढ़ने पे और घटने पे क्या क्या तकलीफ होती है या कौन कौन सी बीमारियाँ होती है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब है यूजेस आपको बताने हैं, है ना, यूजेस आपको बताने हैं। और अगर 15 नंबर, ये 10 नंबर में आपको इतना बताना है। अगर 15 नंबर में आ गए तो आपको प्रिपरेशन भी बतानी है कि आपने आरसीसी कैसे बनाया, एफएफपी कैसे बनाया और प्लेटलेट कैसे बनाया, ठीक है। आप क्रायो भी बता सकते हो, लेकिन क्रायो को आप ना भी बताओ तो ये 3 आपको 15 नंबर में बताने हैं। रेड ब्लड सेल, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये थे आपके इम्पोर्टेंट्स। और बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्ज़ाम के लिए। और कोई सी कन्फ्यूज़न और डाउट्स होंगे तो मैं आपको चार्ट्स अभी अवेलेबल करवा दूंगा, जिससे आपको इजीली पता चल जाए। जय श्री महाकाल।